तो शुरू करते हैं मास्टर क्लास। तो आप सबका स्वागत है। अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिख दें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपके सामने एक स्क्रीनशॉट है। अब ये किसका स्क्रीनशॉट है, क्या है ये मैं खामखा ब्रैग और बोस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, परंतु ये पॉसिबल है, इतना सारा प्रॉफिट पॉसिबल है। और देखिए ये मेरा लाइव अकाउंट है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये मेरा लाइव अकाउंट है और ये भी पॉसिबल है। इसमें आप देखिए कि कैसे प्रॉफिट कमाए जा सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप इजीली पार्ट टाइम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट से। हमारा जो मेन प्रोफेशन है चार्टर्ड अकाउंटेंसी का है। हम पार्ट टाइम में ट्रेडिंग करते रहते हैं, इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं स्टॉक मार्केट में। और ये जो हम मास्टर क्लास ले रहे हैं आपकी, इस मास्टर क्लास का फोकस ये है कि आपको कुछ सिखाना है, आपको कुछ बेचना नहीं है। हमने ना हम आपको कोई कोर्स बेचने वाले हैं, ना हम आपको कोई और चीज़ बेचने वाले हैं। इसमें जस्ट आपको हम ज्ञान दे रहे हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इस वेबिनार को आप ध्यान से अटेंड करिएगा। तो हम सीधा मुद्दे पे आते हैं कि क्या आपको पार्ट टाइम इनकम चाहिए। पार्ट टाइम इनकम चाहिए तो क्यों चाहिए? भी पार्ट टाइम इनकम ज़रूर चाहिए होती है। पार्ट टाइम इनकम इसलिए चाहिए होती है ताकि आप अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा रख पाएँ, ताकि आपके अगर मेन सोर्स ऑफ इनकम पे कोई संकट आ जाए तो फिर आप उसको कवर अप कर पाएँ। आपके कोई ड्रीम्स हैं, आप उसको फुलफ़िल कर पाएँ। आप अगर ये चाहते हैं कि कोई एसेट आपने लेनी है, कोई मकान लेना है, घर लेना है, कोई गाड़ी लेनी है, कोई कमर्शियल चीज़ लेनी है आपने, उसको आप ले पाएँ तो आपको पार्ट टाइम इनकम चाहिए। क्योंकि वैसे भी एक सोर्स ऑफ इनकम से गुज़ारा नहीं होता है। ज़्यादातर जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं वो ये एडवोकेट करते हैं कि आपके मल्टीपल सोर्सेज़ ऑफ इनकम होने चाहिए। अब मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम के लिए बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। हम यहाँ पे स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं क्योंकि हमें स्टॉक मार्केट ही समझ में आती है। स्टॉक मार्केट को लोग रिस्की क्यों मानते हैं? स्टॉक मार्केट को लोग रिस्की इसलिए मानते हैं क्योंकि लोगों को ये लगता है ये गैम्बलिंग है, सट्टा है, जुआ है और इसमें आज हम स्टॉक लेंगे, कल आधा हो जाएगा, तब क्या होगा? वो डीलिस्ट हो जाएगा, तब क्या होगा? अगर भारत पाकिस्तान, भारत चाइना वॉर हो जाएगा, वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, तब क्या होगा हमारी होल्डिंग का? एक तो ये सबसे बड़ा डर होता है। दूसरा है कि मार्केट की टाइमिंग, लोग प्रेडिक्शंस की तरफ जाते हैं कि निफ्टी का कल का लेवल क्या होगा। यूट्यूब पे भी ऐसे वीडियोस में बहुत सारे व्यूज आते हैं जो कि ये बता रहे होते हैं कि कल क्या होने वाला है मार्केट में, परसों क्या होने वाला है, अगले महीने क्या होने वाला है। जबकि मेरा मानना है कि स्टॉक मार्केट को कोई भी आदमी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। ये पॉसिबल नहीं है। स्टॉक मार्केट को अगर कोई प्रिडिक्ट कर सके तो वो यूट्यूब पे आके कभी नहीं बताएगा। वो केवल अपने पैसे कमाएगा और पैसे भी हज़ारों करोड़, लाखों करोड़ रुपए इज़िली कमा सकता है। किसी बिज़नेसमैन को बिज़नेस करने की ज़रूरत नहीं। अंबानी जी, अडानी जी, टाटा जी, बिरला जी, सबको बिज़नेस करने की आवश्यकता नहीं होगी। सब केवल प्रेडिक्शन करेंगे स्टॉक मार्केट में और बढ़िया पैसे कमाएँगे। स्टॉक मार्केट में आपको अपनी कैपिटल सेफ रखनी होती है। अगर कैपिटल सेफ है, तो फिर आप सेफ हैं और आप आगे कुछ कर पाएँगे। अगर कैपिटल सेफ नहीं है आपकी, तो फिर आप दिक्कत में आ जाएँगे। वॉरेन बुफेट कहते हैं देयर आर 2 रूल्स ऑफ सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग, फर्स्ट इज़ कीपिंग योर कैपिटल सेफ एंड सेकंड रूल इज़ नेवर टू फॉरगेट रूल नंबर 1। तो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब लोग क्या करते हैं, ऑप्शंस में पढ़ के, फ्यूचर्स में पढ़ के या रिकमेंडेशंस या टिप्स या व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप की रिकमेंडेशन में पढ़ के अपनी कैपिटल का नाश कर बैठते हैं। तो ये करने से बचें और ये एक कारण है कि लोग स्टॉक मार्केट को रिस्की समझते हैं। एक और कारण ये है कि लोगों के पास कोई एग्जिट स्ट्रेटेजी नहीं होती। अब उन्होंने कोई शेयर लिया मान लीजिए ₹100 पे, अब वो 110 हो गया। अब उनको ये नहीं पता कि इससे एग्जिट करना है या नहीं करना है। 108 हो गया वो, तब नहीं पता उनको कि एग्जिट करना है या नहीं करना है। 125 हो गया, तब नहीं पता उनको एग्जिट करना है या नहीं करना है। तो एक एग्जिट स्ट्रेटेजी का ना होना, ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और कहा जाता है जितनी इंपॉर्टेंस किसी भी स्टॉक में एंटर करने की होती है, उतनी ही इंपॉर्टेंस उस स्टॉक से एग्जिट करने की भी होती है। एक कंसेप्ट ये भी है, नेवर मैरी अ स्टॉक। मतलब आप किसी शेयर के साथ शादी करके ना बैठ जाएं, जन्म जन्मांतर के लिए ना बैठ जाएं, क्योंकि बहुत एक्सेप्शंस होती हैं कि जब कोई इन्फोसिस या एमआरएफ
या फिर कोई टीसीएस जैसा कोई स्टॉक निकल के आता है, वो एक्सेप्शन होती हैं। एक आम इन्वेस्टर को उसकी जानकारी नहीं मिल पाती है कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, कंपनी को 20 साल 50 साल होल्ड करना है या नहीं करना है। तो नेवर मैरी अ स्टॉक। तो एग्जिट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और स्टॉक मार्केट इसलिए रिस्की मानी जाती है। अब आप पार्ट टाइम इन्वेस्टमेंट कैसे शुरू कर सकते हैं? इसके दो तरीके हैं। एक तो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग शुरू कर बैठते हैं। इंट्राडे में पहले तो वो इक्विटीज में करेंगे, फिर सीधा ऑप्शंस में करेंगे। ऑप्शन के लिए सर्च करेंगे लोग कि टेलीग्राम ग्रुप कौन सा है, व्हाट्सएप ग्रुप कौन सा है, व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चैनल ऐसा कौन सा है जिसमें रोज की टिप मिलती हो। सुबह खरीदो, दोपहर को बेचो, दोपहर को खरीदो, शाम को बेचो। इस तरह की टिप्स मिलती हैं, वो शॉर्टकट होता है। कौन सी पी खरीदनी है, कौन सी सी खरीदनी है, और लोग अल्टीमेटली उसमें ट्रेडिंग की जगह जुए क्या वो शुरू कर देते हैं काम, और जुए का काम शुरू करने से उनकी कैपिटल पे असर पड़ता है, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आती है। और चाणक्य नीति में लिखा गया है कि जुए को जीतने वाला भी हारता है और हारने वाला तो हारता ही है। तो जुआ तो एक गलत तरह का एक मानसिक विकार हम मानते हैं। तो पार्ट टाइम ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो इंट्राडे बिल्कुल स्ट्रिक्टली नो है। आप इंट्राडे नहीं करेंगे, आप केवल स्विंग ट्रेडिंग करेंगे, और स्विंग ट्रेडिंग भी वैसी जिसमें कि पीस ऑफ माइंड हो। पीस ऑफ माइंड का मतलब है कि आपने होल्डिंग ले ली और आपके पास सेट मैकेनिज्म है, सेट आपके पास क्राइटेरिया है, रूल्स हैं। उन रूल्स को आपने वर्ड बाय वर्ड फॉलो करना है, और उन रूल्स के हिसाब से ही आपको ट्रेड लेना है और एग्जिट करना है। वो रूल्स क्या होने वाले हैं वो आपको भी आने वाले समय में इसी वेबिनार में पता चलने वाला है। और जब तक आप लर्निंग नहीं करेंगे तब तक अर्निंग नहीं होगी। अगर आप पहले अर्निंग की सोचेंगे तो फिर बाद में आपको लर्निंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे अर्निंग नहीं हो सकती है। आप बिना ज्ञान के आप धन का अर्जन नहीं कर सकते। पहले आपको सरस्वती पूजन करना है, तभी लक्ष्मी जी का पूजन करके आपको लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है। पहले अगर आप जानकारी नहीं लेंगे, पहले अगर आप अवेयर नहीं होंगे, तो फिर आप लॉस कर बैठेंगे। आपको समझ नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। हमें 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं स्टॉक मार्केट में, और हमने अच्छे से समझ लिया है कि हमने जब बिना लर्निंग के ये काम शुरू किया था तो हमें लगातार लॉसेस हो रहे थे। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है 20 मूविंग एवरेज का। ये हमारे लिए एक तरह की लक्ष्मण रेखा होती है। 20 मूविंग एवरेज हम आपको लगा के दिखाएंगे स्टॉक मार्केट में चार्ट में कैसे लगाई जाती है। इस पे विस्तृत चर्चा करेंगे इसी वेबिनार में, तो आपको पता चलेगा कि 20 मूविंग एवरेज का कितना इंपॉर्टेंस है, क्या है। और एकमात्र इसी इंडिकेटर के बेस पे हम अ, अपनी पोजीशंस को कैसे लेना है, कैसे बेचना है बताएंगे। कहा जाता है कम सामान सफर आसान। आप बहुत सारे इंडिकेटर लेके चलेंगे, बहुत सारा ज्ञान दिमाग में लेके चलेंगे, फेल हो जाएंगे, उसको अप्लाई भी नहीं करेंगे। आप समझिए कि अगर आप एक सैनिक हैं और बहुत सारे अस्त्र शस्त्र आपकी पीठ पे लदे हुए हैं, तो वो अस्त्र अस्त्र शस्त्र किसी काम नहीं आएंगे। रादर आप चल नहीं पाएंगे, आप सोचते ही रह जाएंगे कि अब क्या इस्तेमाल होना है। अस्त्र शस्त्र आपके पास जितने कम होंगे उतना बेटर आपकी स्ट्रेटेजी होगी, और उतना इजीली आप अप्लाई कर पाएंगे, उतना कम मेंटल प्रेशर रहेगा आपके ऊपर, और उतनी ही ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी की संभावना रहेगी। तो 20 मूविंग एवरेज की हम बात करेंगे थोड़ी देर में। और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का या स्विंग ट्रेडिंग का या स्विंग इन्वेस्टमेंट का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए। हम अगर 5 पोजीशन लेंगे, जरूरी नहीं कि पांचों पोजीशन में हमें प्रॉफिट आए। हो सकता है 3 में प्रॉफिट आए, 2 में लॉस चला जाए। ये भी हो सकता है 3 में लॉस चला जाए, 2 में प्रॉफिट आए, पर हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो इतना फेवरेबल रहेगा कि अगर हमारे अगेंस्ट भी है हमारा एवरेज प्रॉफिट, तब भी हमें एट एंड ऑफ द डे प्रॉफिट होगा। दूसरे शब्दों में अगर कहें कि हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो होने वाला है अभी इनिशियली 1:2 का होने वाला है, कि मतलब अगर हम 1 रुपया लूज करेंगे तो 2 रुपए अर्न करेंगे। मतलब हम 1 रुपए का रिस्क ले रहे हैं और 2 रुपए का प्रॉफिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हमारा 33% भी केवल सक्सेस रेट है, 33% का मतलब है 10 में से 100 में से अगर हम 33 ट्रेड्स में भी हम सक्सेसफुल होते हैं तब भी हमारा ब्रेक इवन है। और 100 में से 33 ट्रेड्स तो इजीली प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, क्योंकि आप अगर प्रोबेबिलिटी के आधार पे भी सोचेंगे तो सिक्का उछालने की अगर आप टॉसिंग की प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो 50-50 तो होता ही है। और अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:2 का है और आपका प्रॉफिटेबिलिटी 50% भी है केवल,
तब भी आप घर बढ़िया पैसा लेके जाएंगे, बढ़िया प्रॉफिट अर्न करेंगे, इजीली एक पार्ट टाइम इनकम अपनी जनरेट कर लेंगे। जो हम फॉर्मूला बताने वाले हैं उसको आप अगर वर्किंग प्रोफेशनल हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं, आप हाउस वाइफ हैं तब भी कर सकते हैं। अगर आपका जॉब आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप दिन में 5-10 मिनट के लिए भी मार्केट देख लें, तब भी आप इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपकी एज 18 ईयर्स से ज़्यादा है और आपके पास कुछ सरप्लस मनी है, तब भी आप ये स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो हमारा प्रॉफिट लेने का सिस्टम है स्टॉक मार्केट का, इसमें आप बहुत कम कैपिटल से भी शुरुआत कर सकते हैं, मतलब 5,000 10,000 से भी शुरू कर सकते हैं। और अपर लिमिट तो कोई है ही नहीं, करोड़ों रुपए भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, इतना एब्जॉर्प्शन आप इजीली कर सकते हैं। हम केवल ये मानते हैं कि अगर आपकी 2% भी आरओआई आ गई महीने में, केवल 2%, तो आप देखिए कितना प्रॉफिट आ जाएगा। 10 लाख 5 साल में 36 लाख हो जाता है और 10 साल में 82 लाख हो जाता है। तो आप सोचिए कि कितना जबरदस्त प्रॉफिट होता है। और मुझे विश्वास है कि 2% से कहीं ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी आ सकती है अगर कोई इन्वेस्टर इसको प्रॉपरली अप्लाई करेगा, पर रूल्स के साथ चलेगा। और बीच में हम एक डिस्क्लोजर दे दें कि सारे प्रॉफिट लॉस की जिम्मेवारी आपकी होगी, हम केवल आपको ज्ञान दे रहे हैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहे, और ये केवल एजुकेशनल कंटेंट है। ये किसी तरह का कोई इन्फ्लुएंस करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। किसी भी पोजीशन को, किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से बात जरूर करेंगे। अब सीधा हम स्ट्रेटेजी पे जंप करते हैं। स्ट्रेटेजी में इंडिकेटर मैंने आपको बताया कि 20 मूविंग एवरेज का इंडिकेटर रहेगा। 20 मूविंग एवरेज बहुत बढ़िया इंडिकेटर है जो कि हमें यह बताता है कि पिछले 20 ट्रेडिंग सेशन का क्या एवरेज रहा है प्राइस का, और उस प्राइस के उस एवरेज के बेस पे उस एवरेज के कंपैरिजन में प्राइस कहाँ मूव कर रही है। तो इसमें हम तीन चीजें स्ट्रेटेजी में समझेंगे कि हमारा एक तो इंडिकेटर क्या अप्लाई होगा, जो मैंने आपको बताया कि 20 मूविंग एवरेज का होगा। टाइम फ्रेम क्या रहेगा, वो आवरली रहेगा, डेली रहेगा, क्या रहेगा, वो अभी आपको पता चलने वाला है। और एंट्री के और एग्जिट के स्पेसिफिक पॉइंट्स क्या रहेंगे, ये आपको पता चलने वाला है। तो आ जाते हैं हम अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे। मैंने आपको ये एक दिखा दिया था अपना एक्चुअल P&L, है ना। अब ये ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे आते हैं और कोई भी हम रैंडम स्टॉक ओपन कर लेते हैं, कोई भी रैंडम स्टॉक। जैसे अभी हमने आईसीआईसी बैंक ओपन कर लिया। आईसीआईसी का देखिए डेली चार्ट है। अब डेली चार्ट पे हम 20 मूविंग एवरेज की बात करेंगे। हम थोड़ा सा आगे आ जाते हैं, 20 मूविंग एवरेज की हम बात करेंगे। तो 20 मूविंग एवरेज में अब ये देखिए यहाँ पर हमारे इंडिकेटर ने, ये हमने एक कस्टम इंडिकेटर भी बनाया अपना, ये हम शेयर कर देंगे आने वाले समय में आपसे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने एक कैंडल को देखा जिसने कि 20 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया। अब 20 मूविंग एवरेज हमने कैसे लगाई है, तो इसका भी मैं आपको बता देता हूँ तरीका कि आप इंडिकेटर्स में जाइए और बॉलिंजर बैंड लगा लीजिए। बॉलिंजर बैंड पे आपने क्लिक किया। बॉलिंजर बैंड लगाने में जो ये बीच वाली लाइन है, ये वाली 20 मूविंग एवरेज है। तो आपको कुछ बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये 20 मूविंग एवरेज आपके सामने लग गया है। अब आप देखिए ये डेली चार्ट है। तो लगभग आपने डे के एंड में 2:30 बजे के बाद, 2 बजे के बाद आपने देखा कि ये 20 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर गई है, ये जो कैंडल है। 20 मूविंग एवरेज, मैं रिपीट कर रहा हूँ, लाल वाली लाइन है, और ये कैंडल डेली कैंडल है। अब आपने देखा कि दोपहर 2 बजे के बाद ये क्रॉस कर गई है 20 मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ, क्योंकि हम केवल बाय ट्रेड की बात कर रहे हैं, अभी सेलिंग की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। तो हमने ये देखा कि इसने क्रॉस किया और इस कैंडल का साइज आया 3.75 पॉइंट्स का। हम 4 पॉइंट मान लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये वाली वैल्यू देख रहे हैं आप, तो ये वाली वैल्यू 3.75 आ रही है। 3.75 की वैल्यू इसकी आ गई। तो अगर हम रिस्क रिवॉर्ड रेशो की बात करें, तो हमारा रिवॉर्ड हो गया यहाँ पे, हमारा यहाँ पे रिवॉर्ड हो गया क्या भला। अच्छा, ये शायद ट्रेडिंग व्यू आपको नहीं दिख रहा होगा, तो मैं ट्रेडिंग व्यू को दिखा देता हूँ। ये अब आपको दिख जाएगा है। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ अपनी बात को। एक सेकेंड, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ कि ये मैंने बॉलिंजर बैंड लगाया, ये बॉलिंजर बैंड
का जो बीच वाली लाइन है लाल वाली, ये 20 मूविंग एवरेज है, और 20 मूविंग एवरेज के सापेक्ष हम देखेंगे प्राइस का मूवमेंट। और हम इस वाली पर्टिकुलर कैंडल की बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पे निशान लगा देता हूँ, मैं निशान ये वाला लगा देता हूँ। ये देखिए, इस कैंडल की हम बात कर रहे हैं, जो बीच में हरी कैंडल है, इस कैंडल की हम बात कर रहे हैं। तो इस कैंडल का जो साइज है लगभग 4 पॉइंट का साइज है। हम पॉइंट्स में बात करेंगे यहाँ पे। तो वैसे बेसिकली 4 रुपए है ये। तो हमारा इसमें रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का है, तो इसका मतलब है कि हमारा रिस्क होगा 4 रुपए का। मतलब अगर इस कैंडल के नीचे प्राइस क्लोज हो गई तो हमारा स्टॉप लॉस बुक हो जाएगा। और अगर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। अगर 8 पॉइंट अगले दिन कैंडल बन गई तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। तो अब अगर हम इस ट्रेड में देखें तो हमारा 4 पॉइंट का जो इस कैंडल का साइज था, तो हमारा स्टॉप लॉस नहीं कटा अगले दिन, हमें 19 पॉइंट की कैंडल मिल गई। तो हम मानते हैं कि हमें 8 ही पॉइंट मिले, तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट आ गया। ऐसे हम इस वाली कैंडल पे आ जाते हैं। मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। देखिए, ये वाली कैंडल की हम बात कर रहे हैं। इस कैंडल ने क्या किया, इस कैंडल ने नीचे से ऊपर 20 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया और यहाँ पर हमने पोजीशन ले ली। तो इस कैंडल का साइज है 19 पॉइंट का। 19 पॉइंट का डबल होता है 38 पॉइंट। तो देखिए, 38 पॉइंट हमें क्या मिल गए होंगे। हम नापने की कोशिश करते हैं यहाँ से। वैसे तो हम अगर यहाँ तक नापें तो हमें 73 पॉइंट मिल गए, पर हम मानते हैं बीच में कहीं 38 पॉइंट में हमने ये बुक कर लिया होगा। तो आगे हम किसी भी और चीज में देख लें, क्या हम यहाँ पर लेंगे ट्रेड, नहीं लेंगे, क्योंकि प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जा रही है। क्या हम यहाँ लेंगे ट्रेड, यहाँ पर हम बिल्कुल लेंगे ट्रेड, और यहाँ पे ये ट्रेड हम लेंगे और हमारा लॉस भी होगा। देखो, हमने लॉस बुक करना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हर ट्रेड में प्रॉफिट नहीं होगा, कुछ ट्रेड्स में लॉस भी होगा। यहाँ पर सिस्टम ने बताया कि आप परचेज कर लीजिए, आपने परचेज किया। अब आप लॉस कहाँ बुक करेंगे, लॉस बुक करेंगे कि अगर क्लोजिंग आ जाती है 20 MA के नीचे। 20 MA हमारे लिए सैक्रोसैंक्ट है, लक्ष्मण रेखा है हमारे लिए, इसको हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे। 20 MA के नीचे इस कैंडल ने क्लोज कर दिया, आप देखिए इस कैंडल ने। तो अगर हम अपना लॉस नापने की कोशिश करें तो हमारा यहाँ पे जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो था, ये वैसे तो था 23 पॉइंट का रिस्क था, ये देखिए 23 पॉइंट का रिस्क था, परंतु क्योंकि हमने ट्रेड लिया यहाँ पे 1134 में, और हमारा जो ये वाली कैंडल थी 20 MA के नीचे क्लोज हो गई, तो हम 23 पॉइंट के लॉस का वेट नहीं करेंगे, हम केवल 1129 में काट देंगे। मात्र 5 पॉइंट के 6 पॉइंट के लॉस पे हम अपनी पोजीशन को बुक कर लेंगे। फिर उसके बाद हम कहाँ ट्रेड लेंगे, क्या यहाँ ट्रेड लेंगे, नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो कैंडल है ये क्लोज नहीं हुई है 20 MA के ऊपर। क्या हम यहाँ ट्रेड लेंगे, यहाँ लेंगे, यहाँ पे फिर से हमारा एक छोटा सा स्टॉप लॉस कटेगा। मैंने बताया कि स्टॉप लॉस कटते रहेंगे आपके, पर हमारे प्रॉफिट बहुत बड़े आएंगे, स्टॉप लॉस बहुत छोटे होंगे। यही एक ट्रेडर की विजय है, ये एक तरह का बिजनेस है। ये कैंडल का साइज है 17 पॉइंट का। अब 17 पॉइंट की कैंडल का अगर हम डबल करें तो 34 पॉइंट। क्या हमें यहाँ पे 34 पॉइंट मिल गए, इसको नाप लेते हैं। ये देखिए, यहाँ से 34 पॉइंट हमें कहाँ मिल गए, लगभग हमें यहाँ पे 34 पॉइंट मिल गए। हम चुपचाप प्रॉफिट लेंगे और घर चले जाएंगे। अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि इतने दिन फिर हम क्या करेंगे, जब एक ट्रेड यहाँ लिया और एक ट्रेड यहाँ लिया और बीच में स्टॉप लॉस कट गए। हम कुछ शेयर्स में एक साथ पोजीशन बना के चलेंगे। मेरी रिकमेंडेशन है कि आप 5 शेयर में पोजीशन बना के चलिए। जैसे हमने अगला शेयर ले लिया TCS का। अब TCS में हम देखते हैं कि हमें कौन कौन सी जगह मिली जहां जहां हमने ट्रेड लेना है। क्या हम यहाँ ट्रेड लेंगे, बिल्कुल लेंगे। यहाँ पे 72 पॉइंट्स की कैंडल है, ये इसको हम थोड़ा सा बारीकी से देख लेते हैं। 72 पॉइंट की कैंडल है, तो क्या हमें आगे कहीं 72 पॉइंट से ज़्यादा मिल गए। 72 का डबल होता है 144, तो हमें यहाँ पे लगभग 140 पॉइंट मिल गए। अब आप आगे आइए, क्या यहाँ हम यहाँ ट्रेड लेंगे, नहीं लेंगे। क्या हम यहाँ ट्रेड लेंगे, बिल्कुल लेंगे, क्योंकि ये कैंडल यहाँ से क्रॉस हुई और इसने 20 MA के ऊपर क्लोजिंग दी। ये देखिए, ये यहाँ पे गई और हमें लगभग इसने 94 पॉइंट दे दिए। अब आप यहाँ पे आ जाइए, 39 पॉइंट की कैंडल है। क्या हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, हम यहाँ पे ट्रेड ज़रूर लेंगे। और ये देखिए हमें कितने पॉइंट मिले, 164 पॉइंट मिले। तो ये ट्रेड कैसे बुक करना है, ये
ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा, और इसमें हम और अगले वेबिनार में, अगले मास्टर क्लास में इसमें हम और प्रकाश डालेंगे। तो अभी जो हम जानना चाह रहे हैं इसमें कि हमारे बेसिक रूल्स क्या होंगे। 20 MA जैसी क्रॉस ओवर होगा, नीचे से ऊपर की तरफ प्राइस आएगी और प्राइस सस्टेन करेगी 20 MA के ऊपर, तभी हम होल्डिंग बनाएंगे, नहीं तो हम नहीं बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर दोपहर 3 बजे के लगभग या 2 बजे के लगभग ये प्राइस लगभग यहाँ रही होगी, तभी हमने होल्डिंग बनाई। यहाँ पे भी हमने होल्डिंग तब बनाई जब प्राइस ने क्रॉस कर लिया 20 MA को। यहाँ भी हम अपनी होल्डिंग बनाएंगे, पोजीशन लेंगे जब ये 20 MA को क्रॉस करके सस्टेन करेगी प्राइस। यहाँ भी हम करेंगे। हम कब ट्रेड नहीं करेंगे? जब मूवमेंट 3% से ज़्यादा आ जाए। 3% की कैंडल का हम अगर उदाहरण लें तो यहाँ पे एक हमें कैंडल कोई मिल जाएगी जो कि 3% से ज़्यादा हो, उसमें हम बिल्कुल ट्रेड नहीं करेंगे। जैसे 6% की कैंडल है, इसका पर क्रॉस ओवर नहीं है। जैसे ये वाली कैंडल है, देखिए 4% की कैंडल है, क्या हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि 3% से ज़्यादा की बड़ी कैंडल है, तो ये हमारे लिए वायबल नहीं होगी, रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो रिस्क नहीं लेना, क्योंकि हमने रूल को फॉलो करना है कि हमने अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। और एग्जिट कहाँ करना है? हमारे रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से हमें एग्जिट करना है। इसके कुछ और रूल्स भी होंगे, अभी मैं अगर आपको बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी हमारी मास्टर क्लास, तो इस वजह से मैं उन रूल्स को अगली बार के लिए रख लेता हूँ। परंतु ब्रॉडली जो 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, उसको अगर आप फॉलो करते रहेंगे, इसमें आप केवल पेपर ट्रेड करिए, एक्चुअल पैसे मत लगाइएगा। पेपर ट्रेड करके आप देखो कि अच्छे शेयर आप कोई भी 5 उठा लो। आपने ये टेक महिंद्रा जैसे कि कंपनी ले ली, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी भी होती है। ये वैसे जो आपके सामने लगे हुए हैं सारे एफ एंड ओ शेयर लगे हुए हैं, सारी अच्छी क्वालिटी के शेयर हैं, और इसमें आप किसी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये एक्सिस बैंक है, चाहे बजाज फिनसर्व है, आपको हर जगह बढ़िया मूवमेंट दिखेगी, हर जगह पैसे कमाने की बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको दिखेगी। बंधन बैंक है या बैंक ऑफ बड़ौदा है, या इवन बैंक निफ्टी में भी कर सकते हैं। बैंक निफ्टी पर रूल्स थोड़े से अलग हो जाएंगे, बैंक निफ्टी में अभी अवॉइड करिएगा आप। जैसे बाटा इंडिया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, भारत फोर्ज है, बायोकॉन है, आप कहीं पर भी इन्वेस्ट करिए, आप देखेंगे स्ट्रेटेजी से आपको प्रॉफिट ही होगा। आप देख के हैरान हो जाएंगे अपने रिजल्ट को जब आप लास्ट में जाके देखेंगे। तो आपको ट्रेड कब नहीं लेना है? ट्रेड आपको तब नहीं लेना है जब कोई इवेंट आने वाली हो। इवेंट कौन सी होती है? कोई इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, या फिर बजट आने वाला है, या फिर आपको लग रहा है कोई उथल पुथल हो रही है, या इमीडिएट कोई आपको ऐसा लग रहा है कोई इंटरनेशनल इवेंट हो रही है। जैसे अभी वो ट्रम्प को जब राष्ट्रपति बनना था, उनका चुनाव का रिजल्ट आ रहा था, तो इस तरह के कोई मेजर इवेंट है आप अवॉइड करिए, क्योंकि हमने कैपिटल को सेव करना है। एक दिन प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर अपनी कैपिटल को सेव रखेंगे और अपने माइंड को बैलेंस रखेंगे। हमें टेंशन नहीं चाहिए बेकार की। जीवन में और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हमें टेंशन मिलती है, एटलीस्ट स्टॉक मार्केट से हमें टेंशन नहीं होनी चाहिए। और कब नहीं लेंगे ट्रेड? जब 3% से ज़्यादा की कैंडल बन जाए। मतलब अगर एक स्टॉक की मूवमेंट एक दिन में 3% से ज़्यादा की हो गई है, तो हम बिल्कुल ट्रेड लेना अवॉइड करेंगे, छोड़ देंगे उस स्टॉक में, आगे किसी अगले स्टॉक में लेंगे। इस स्ट्रेटेजी में रिस्क हमारा क्यों लो है? क्योंकि एक तो हम यहाँ पे केवल ब्लू चिप स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, टॉप मोस्ट कंपनी है इंडिया की, जिसमें टॉप मोस्ट टर्नओवर है और टॉप मोस्ट मैनेजमेंट है। तो ये जो कंपनीज हैं हमारे भारत के जीडीपी का बहुत बढ़िया पार्ट कंस्टिट्यूट करती हैं। हमारे स्टॉक मार्केट्स के मार्केट कैपिटलाइजेशन का मेजर पार्ट इनसे होके बना है। ये 5-6 स्टॉक अगर आप लेंगे तो डाइवर्सिफिकेशन आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि आप कुछ आईटी सेक्टर में लेंगे, तो कुछ सीमेंट सेक्टर में लेंगे, कुछ स्टील में लेंगे, तो कुछ सिक्लिकल्स में लेंगे, तो कुछ फार्मास्यूटिकल में लेंगे। इनके प्रोमोटर्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। इनके स्टॉक प्राइसेस में ऐसा नहीं होता कि एक दिन में 10% गिर जाए, कि एक दिन में 20% गिर जाए। एक्सेप्शंस में ऐसा हो सकता है, परंतु नॉर्मल कोर्स में ऐसा नहीं होता है। और इन स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी बहुत बार होती है, तो म्यूचुअल फंड जल्दी से बेचते नहीं है स्टॉक को, क्योंकि इंडिया में म्यूचुअल फंड की जो इन्वेस्टमेंट है वो अभी भी पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट्स हैं। लोगों का नेट पैसा आता ही है म्यूचुअल फंड में, निकलता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एसआईपी ही 19-20 हज़ार करोड़ रुपए की हर महीने आती है म्यूचुअल फंड के पास। तो जिस शेयर में म्यूचुअल फंड की होल्डिंग होती है, उस शेयर में नॉर्मली एक दिन में ड्रॉप कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता है।
और ब्लू चिप कंपनी को जो इन्वेस्टर हैं वो लास्ट में बेचते हैं। पहले वो छोटी मोटी कंपनियां स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, मिड कैप बेचेंगे, उसके बाद लार्ज कैप नॉर्मली बेचते हैं अगर मार्केट गिरता है तो यहाँ पे रिस्क बहुत कम है और रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा है। आप इसको अप्लाई करें। इससे संबंधित कोई आपके क्वेश्चन हो तो आप हमसे ज़रूर पूछें। और आने वाले समय में बहुत एक्साइटिंग चीज़ें आने वाली हैं हमारे चैनल में। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करके रखें, आपको बहुत सारा ज्ञान मिलने वाला है। तो